सीखने के कोने हैं। तो जैसा कि हर अभिभावक बैठक में ये चर्चा ज़रूर की जाती है कि हमें अपने चारों कॉर्नर को, जो हमारे सीखने का कोना है, उन्हें व्यवस्थित करना है अभिभावक बैठक से पहले। तो हम अपने चारों जो हमारे कोने हैं, कला का कोना, किताबों का कोना, ब्लॉग का कोना और नाटक का कोना, तो हम इन चारों कोनों को व्यवस्थित करेंगे। क्योंकि यह कला का जो कोना है, वहाँ पे बच्चे अपनी कलाकृतियाँ करेंगे और स्वतंत्र रूप से अपनी गतिविधियों को करेंगे, जिससे उनका कहीं न कहीं कौशल का विकास होता है। ब्लॉक का कोना जब बच्चे वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ब्लॉक का, गुत्थियाँ सुलझाएँगे, पज़ल का इस्तेमाल करेंगे, तो उनको पहलू को जोड़ना, गुत्थियाँ सुलझाना, इस तरीके से करके बच्चे का जो है बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास होगा। किताबों के माध्यम से बच्चा उनको देख कर के छुएगा, समझेगा, पढ़ेगा और पढ़ने के माध्यम से कहीं न कहीं भाषा का विकास होगा, कहीं न कहीं उसका ज्ञान बढ़ेगा। और नाटक के कोने में उन छोटे-छोटे गुड़ियों, कठपुतलियों के माध्यम से और जो भी सामग्री हम जो निर्मित करते हैं और हमारे पास मौजूद है, उनसे नाटक के कोनों के माध्यम से बच्चों का भाषा का विकास होगा और कहीं न कहीं उनकी रचनात्मकता भी विकसित होगी कि वो अपनी रचनाओं में जाकर के एक नई रचना मतलब बनाते हैं और उन रचनाओं के माध्यम से उनका विकास होता है। क्यों ज़रूरी है यह कोना, इस पे भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे। यह जो कोना होता है, इन कोनों पर बच्चे स्वतंत्र रूप से मतलब अपना परीक्षण और निरीक्षण खुद ही करते हैं। उनको खुद में अनुभव होता है कि हमारे अगर हम यह गतिविधि कर रहे हैं तो इससे क्या होगा और अगर यह गतिविधि कर रहे हैं तो इससे क्या होगा। इसलिए हर आंगनवाड़ी केंद्र में इन चारों कोनों का व्यवस्थित होना बहुत ही ज़रूरी है और हम इसको व्यवस्थित भी करेंगे। इन्हीं कोनों के साथ आगे बढ़ के हम आपको एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से यह आपका कोना दिखेगा। जी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कोना होगा, जहाँ पर हम एक किनारे ब्लॉक का कोना रखेंगे। ब्लॉक कोने में आप पजल्स और सारी सामग्री को, पजल, बिल्डिंग ब्लॉक और रंग-बिरंगी जो भी ऐसी सामग्री जिससे बच्चे का बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास होगा, हम ब्लॉक के कोने में रखेंगे। नाटक के कोने में जिससे वो नाटक कर सकता है, अगर हम बात करें नाटक के कोने के लिए तो गुड़िया और जो हम भावनाओं के लिए बनाते हैं, वो आइसक्रीम स्टिक से बना करके खुद भी कर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे केंद्र पर जब जो सामान मौजूद है, हम उन्हीं मौजूद सामानों के साथ बच्चों को करें। कुछ सामान हम अपने केंद्रों पर भी निर्मित कर सकते हैं, कुछ सामान हम घर पर भी जब मतलब अभिभावक हमारे पास आते हैं, तो उनसे भी चर्चा कर सकते हैं कि आप इसी प्रकार का कोना अपने घर पर भी बच्चों के लिए कर सकते हैं। किताबों का कोना है और जहाँ पे आप अपनी किताबों को रखेंगे। ज़रूरी है कि किताब बच्चे के मतलब जो भी हमारे ये कोने हैं, वो सारे बच्चों के आस-पास और उनके अनुसार रहे। ऐसा कोई भी सामान ऊपर ना रहे जो बच्चे छू ना पाएँ। कला का कोना जहाँ पे बच्चे स्वतंत्र रूप से अपनी सारी सृजनात्मक चीज़ों को कर पाएँ। तो हमें इन चारों कोनों का पहले से व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था करनी होगी और अभिभावक जब आएँ, तो हमें उन्हें दिखाना होगा कि यह हमारे 4 कोने हैं और इन कोनों के क्या-क्या महत्व हैं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे और कोनों के महत्व और सीखने का जो हमारा यह कोना है, इसी से मिलता-जुलता जो भाषा के विकास के लिए जो हमने बात की थी, हमारे साथ जो हमारे और भी साथी जुड़े हुए हैं, हम विद्याधर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे आप भी कुछ अपने पॉइंट्स को ऐड करिए, जिससे और भी लोगों का मार्गदर्शन हो। थैंक यू सुप्रिया। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो जैसे हम लोग हर माह में नेक्स्ट टाइप हर माह में एक नवोन्मुखीकरण कार्यक्रम में कुछ नए उपक्रमों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो इस माह का जो थीम है, जो विषय है, वो यह है कि जो स्थानीय खेल होते हैं और जो खिलौने होते हैं, उनके माध्यम से भाषा को कैसे सीखें। तो जैसा पहले भी पिछले सत्रों में और पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने बहुत सारी इस बारे में चर्चा की है कि भाषा के 4 आयाम होते हैं: मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन और लेखन। तो जो हम खेल खिलौने के बारे में बात कर रहे हैं कि स्थानीय खेल और खिलौने, उन खेल खिलौनों से मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन का, लेखन का किस तरीके से हम के विकसित होने में बच्चों की मदद कर सकते हैं, इसके ऊपर हम अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगर बात करें खेलों की, तो जब आप देखोगे तो जो अलग-अलग क्षेत्र हैं, अगर हम
बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, वहाँ पे कुछ और खेल होते होंगे, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग खेल होते होंगे। तो अलग-अलग स्थानों पे, अलग-अलग जिलों में, अलग-अलग गाँव के कुछ अलग लोकल खेल होते हैं। इतने सारे खेलों के बारे में तो मेरे को जानकारी नहीं है, बट हाँ, कुछ ऐसे खेल हैं जो कि कॉमन रूप से होते हैं, जिनके नाम भले-भले अलग हों, लेकिन वो कुछ कॉमन खेल होते हैं जो अलग-अलग नामों से अलग-अलग जगहों पर खेले जाते हैं। तो जब सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब बच्चे ये खेल खेल रहे होते हैं, उस समय उनको बहुत भाषा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ भाषा से संबंधित, यहाँ पे भाषा पे हम जोर दे रहे हैं, लेकिन भाषा के अतिरिक्त और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी उनके बहुत सारे विकास होते हैं। शारीरिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, बहुत सारे विकास होते हैं। अभी हम यहाँ पे सिर्फ भाषा की बात करेंगे, भाषा संबंधित किस-किस तरीके से उनका कौन-कौन सा विकास होता है। तो जब वो खेल खेल रहे होते हैं, तो उस समय उनको नए-नए शब्दों को सुनने को मिलता है। अगर कुछ नया शब्द सुनते हैं किसी अपने मित्र के मुँह से, तो वो उसका मतलब भी उन्हीं से पूछ लेते हैं, तो उसके अर्थ को भी वो जान जाते हैं। जिसको कि हम उनको अलग से बैठा के बताएँ, या वो खेल के दौरान नया शब्द आया उसका मतलब वो समझ गए, तो नए-नए शब्द भी सीखते हैं वो, उसका मतलब भी समझते हैं। कुछ खेल के जो नियम होते हैं कि चलो पहले हम करेंगे, फिर तुम्हारी बारी बारी आएगी, फिर आपकी बारी आएगी, फिर आपकी, इस टाइप के जो खेल के नियम है इस बनाने को भी सीखते हैं। नियम बदलना अगर है तो उसको किस तरह से बदलना है, तो दो बच्चों की कभी आप लोगों ने बातचीत सुना, तर्क देना भी सुना होगा, नहीं इसको ऐसे करेंगे तो ऐसा नुकसान होगा, या ऐसे करेंगे तो सही नहीं होगा, सारे लोग नहीं भागीदार के, मतलब इस टाइप के तर्क देकर भी वो नए जो नियम है, नियम बदलने का भी काम करते हैं। अपनी असहमति जाहिर करने का काम करते हैं। निर्देशों का पालन करना, नए निर्देश बनाना, नए खेल बनाना, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें वो सीखते हैं। और इन सारी चीज़ों में सामाजिक, भावनात्मक और बौद्धिक सबका विकास तो होता है। ये सब में भाषा का भी बहुत तेज़ी से मौखिक विकास होता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में उनको बातें करनी पड़ती है एक-दूसरे से। एक-दूसरे से जितनी बात करते हैं, उतना उनका मौखिक भाषा अच्छा होता जाता है। वो अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखना वो सीख रहे होते हैं। अन्य चीज़ों का तो विकास हो ही रहा होता है, समय प्रबंधन भी सीख रहे होते हैं। इन चीज़ों के बारे में अपने स्वतः ही समझने जाएँगे कि किस खेल से किस तरह से विकास होता है। तो जैसे छुपम-छिपाई है, जिसमें जिसको हाइड एंड सीक के नाम से भी जानते हैं। एक बच्चा अपनी मदद करता है और एक गिनती गिनता है, 1, 2, 3, 4, 10 तक, और 10 तक के गिनते-गिनते जो बाकी बच्चे होते हैं उनको छिपना होता है, और फिर जब अगली कड़ी में जो आँख बंद किया होता है, आँख खोल के उन सारे खिलाड़ियों को ढूँढना होता है। अगर वो ढूँढ लिया तो अगर सबको ढूँढने में सफल हो जाता है, तो जो पहला खिलाड़ी जिसको ढूँढता है उसका नंबर आता है, वो आँख बंद करके खड़ा होता है, बाकी लोग ढूँढते जाते हैं। तो ये खेल हम लोगों ने लगभग जितने लोग हम लोग यहाँ जुड़े हैं, या जो ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, यूट्यूब के है ना, किसी ने हाथी वो लोग कर दिया तो हाथी उठा दिया। बहुत अच्छा लगता था जब हम छोटे थे तो उसको खेलते। अब हम लोग सिर्फ खेलते थे, लेकिन अगर माता-पिता उस खेल के बारे में जान रहे हो, या माता-पिता अगर बच्चों के साथ बैठ के एक ऐसा नियम बना लें, इसलिए वो होगा। और जब बच्चा गलत चीज़ पे मुँह उठा लेगा, मान लो किसी ने बोल दिया कि कुत्ता उड़ के उड़ा दिया, तो बच्चे को कुत्ते के बारे में बताना पड़ेगा कि कुत्ता क्या करता है। या जब शिक्षक करा रहे हो उनके बच्चों के साथ में, तो शिक्षक का वो करते हैं, कुत्ते का नंबर आया तो उस समय वो पूछें। खत्म होता जा रहा है, बहुत कम जगहों पे देखने को मिलता है। तो अगर हम कठपुतली के उपयोग करके बच्चे को कहानी सुनाते हैं, तो उससे 2 काम होंगे। एक काम तो ये कि बच्चा मौखिक भाषा सीखेगा, उसको मजा आएगा। दूसरा काम ये कि कठपुतली जो विलुप्त होती जा रही है, वो वापस भी आ सकती है, मतलब वापस उसका अस्तित्व बना रहेगा। अब
आपको मालूम है कठपुतली कई तरीके की होती है, स्टिक से बनाई जाती है, पेपर से बनाई जाती है, कई तरीकों से बनाई जाती है। इसमें शेप बना हुआ है, उस तरह का सीप की तरह शेप बना लीजिए, तो आपको लगेगा कि किसी का मुँह उँगली को जब हिलाएँगे तो लगेगा कुछ बोल रहा है ना? और जहाँ पे आप हिला रहे हैं, वहीं उसी जगह पे आप उसकी आँख को 2 आँख बना दीजिए और एक नाक बना दीजिए और ये बन गई आपकी कठपुतली। और जब आप सुना रहे हो कि तभी एक खरगोश आया, अब आपने हाथ